नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, पढ़ाई लिखाई नियमित रूप से कर रहे हैं। आपको भी लगता होगा कि कई बार शुक्ला सर एक ही बात में क्लास को क्यों दोहराते हैं, शुरुआत ऐसे ही क्यों करते हैं? तो इसके पीछे वजह यह है कि मेरे दो ही मेन कंसर्न रहते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य दो ही बातों को लेकर होता है कि बच्चे स्वस्थ रहे, इसलिए अपने खान पान, अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से आप नियमित रूप से बनाए रखिए, क्योंकि मौसम परिवर्तन के साथ कई बार हम लोग शरीर को अस्वस्थ कर लेते हैं, और जब आप अस्वस्थ रहेंगे तो कभी भी आप नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, और इसलिए मैं प्रतिदिन अपने क्लास की औपचारिक तौर पर शुरुआत इन्हीं बातों से करता हूं। और दूसरा, अध्ययन को, पढ़ाई लिखाई को नियमित बनाए रखना, यह बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हम किसी कार्य को जब बहुत रूटीन में करने लगते हैं, मोनोटोनस हो जाता है, तो पता चलता है एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तो खूब मन लगता है, लेकिन 10 दिन के बाद धीरे धीरे पढ़ने की जो रफ्तार है या जो अध्ययन की शैली है या अनुशासन है वो बिगड़ने लगता। तो इसलिए आपको समय समय पर मोटिवेट करना भी मैं अपना नैतिक दायित्व समझता हूं, और इसीलिए औपचारिक तौर पर मेरे क्लास की शुरुआत इन्हीं बिंदुओं से होती है। तो मैं फिर एक बार दोहराता हूं कि आप सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और नियमित रूप से पढ़ते लिखते रहे। तो उसी नियमितता को बनाए रखते हुए, उसी रेगुलरिटी को मेंटेन करते हुए आज हम लोग यहां पर चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब उम्मीद करता हूं आप सबको क्लासेस पूरे सीक्वेंस में मिल रही है, तो आप उसको बहुत आसानी से जोड़ पा रहे होंगे, यानी क्लास की संख्या मेंशन है और साथ में चैप्टर और उसके लेक्चर। तो चैप्टर 5 पर आपने, अध्याय 5 पर आपने पिछली क्लास में पहला लेक्चर लिया, जिसमें कुछ बेसिक बातें आपने जानी थी। तो आज हम लोग उसी पर आगे बढ़ेंगे, यानी एक बार फिर से स्पष्ट करूं कि आज की क्लास 5वें अध्याय पर है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जिसमें आप लेक्चर नंबर 2 पर। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी यहीं से बात शुरू की थी कि आखिर इस अध्याय का यह शीर्षक क्यों रखा गया, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। क्योंकि अब जो कहानी आप पढ़ रहे हैं बेसिकली ये राज्य से संबंधित है, ये राजा से संबंधित है और एक गणराज्य से संबंधित है। तो पिछली क्लास में आपको मैंने बताया भी था कि इसी अध्याय को हम 2 खंडों में बांट सकते हैं। एक खंड उत्तर वैदिक काल का इतिहास है, यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच की अवस्था। तो लेटर वैदिक एज जो 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच का पीरियड था, उसमें आर्यन कल्चर में आपने कुछ बदलाव देखे। जैसे आर्य संस्कृत का प्रसार गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों में हुआ। दरअसल 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। तो गंगा यमुना 2 नदियां और इनके बीच की भूमि को गंगा यमुना दोआब कहते हैं। जैसे 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहते हैं, ऐसे 2 नदियों की भूमि को दोआब कहते हैं। तो जो उत्तर वैदिक काल की शुरुआत आपने देखी 1000 ईसा पूर्व, उसी के आसपास आर्य संस्कृत का प्रसार गंगा घाटी में होने लगता। तो जहां ऋग वैदिक काल में सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो आर्य संस्कृत पनपी थी, ऋग वैदिक काल जो था, उसमें आप देखेंगे उसी क्षेत्र में, सिंधु घाटी क्षेत्र में ही वो लोग सेंट्रलाइज थे। ऐसा माना जाता है कि यदि आर्य विदेशी थे, यदि वो मध्य एशिया से भारत में आए, तो उनका आरंभिक निवास स्थान सिंधु का प्रदेश था, जो सप्त सैंधव कहलाया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक परिवर्तन होता है कि अब ये पूर्व की ओर बढ़े, और पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते पहुंच गए गंगा घाटी में, सदा नीरा नदी के किनारे तक, यानी बिहार की सीमा तक आ गए। तो एक तो आर्य संस्कृत का प्रसार हुआ उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक एज में आर्यन कल्चर का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड हुआ। और दूसरी चीज आपने देखी कि अब राज्य जैसे संस्थाओं का निर्माण शुरू हुआ, यानी जो जन पहले हुआ करते थे, जन पर शासन करने वाले राजा हुआ करते थे, कबीलों के सरदार, अब वो जनपद में कन्वर्ट हो गए, जनपद बन गए। फिर यही जनपद आगे चलकर आप देखेंगे अपना राज्य विस्तार करते चले जाते हैं, जिसके लिए अश्वमेध यज्ञ जैसे अनुष्ठान का सहारा लिया गया।
तो ये सब बातें आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी भी थी, लेकिन ओवरऑल हम लोग यहां पर यही चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से राज्य विस्तार के परिणाम स्वरूप जनपद भी और बड़े आकार में ढले और महाजनपदों का उदय हुआ। तो आज की जो कहानी है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, यानी उसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो आपको इतिहास में कालखंड स्पष्ट कर दूं कि आज हम लोग किस अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो अध्याय 5 को मैंने 2 हिस्सों में बांटा था, उत्तर वैदिक काल और इसके साथ साथ दूसरा मैंने कहा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। एक बार फिर से इसी को हम लोग देख लेते हैं। वेदों और अन्य वैदिक ग्रंथों जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, आदि की रचना के समय के आधार पर संपूर्ण वैदिक काल को दो चरणों या कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल इसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। इस कालखंड में केवल एक वेद ऋग्वेद की रचना हुई। तो पिछली क्लास में भी मैंने इस पर चर्चा की थी। अब प्रॉपर तरीके से आप जोड़ पा रहे हैं बच्चों? इस पर कई बार मैंने आपको जानकारी दी, लेकिन बार बार इसलिए दोहराता हूं जिससे इतिहास का आपको क्रोनोलॉजी बहुत स्पष्ट रहे। हिस्ट्री पढ़ते समय
इतिहास पढ़ते समय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत क्लियर होना चाहिए, कालखंड और उसका क्रम बहुत स्पष्ट होना चाहिए। तो ऋग वैदिक काल हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। दूसरा फिर इसके बाद क्या बताया था आपको, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल इसका समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। इस कालखंड में अन्य तीन वेदों अन्य तीनों वेद तथा उनके ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई। तो आपने ये देखा कि उत्तर वैदिक ग्रंथ इसीलिए इनको नाम दिया गया क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल में रचे गए। और उत्तर वैदिक काल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो ऋग्वेद के अलावा वेद हैं तीनों, चाहे वो सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद या चारों वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक है, उपनिषद है, ये सब इसी युग में रचे गए थे। इसीलिए इसको उत्तर वैदिक साहित्य कहते हैं और इस समय के रचना काल को ही उत्तर वैदिक काल कहते हैं। देख, ऋग्वेद या वैदिक साहित्य में ही आप दो हिस्से बना सकते हैं। एक ऋग्वेद में जो सबसे प्राचीन वेद है उसके मंत्र, और बाद में जो अन्य वैदिक साहित्य है वो उत्तर वेद। तो इस तरह से ये कालखंड विभाजित है। तो ओवरऑल अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ compiling period of Vedic text, the entire Vedic age can be classified into two phases. कौन कौन से? अर्ली वैदिक एज, (1500 BC to 1000 BC), कंपाइलेशन ऑफ या कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा ओनली। दूसरा इसी तरीके से लेटर वैदिक एज 1000 BC to
600 BC, composition of other Vedic text। तो जो अन्य वैदिक ग्रंथ है वो इस समय रचे गए। अब यहां पर उत्तर वैदिक काल में आपने कुछ परिवर्तन देखा था, कुछ चेंजेस आए थे। अर्ली वैदिक एज की तुलना में यहां कुछ चीजें बदली थी। जैसे आपने देखा कि उनके राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव हुआ, उनके सामाजिक जीवन में बदलाव हुआ, उनके आर्थिक जीवन में बदलाव हुआ। तो वो बदलाव आपने पिछली क्लास में समझा, उसी को मैं पॉइंट आउट कर देता हूं। उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन, उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन। तो एक तो बहुत बड़ा परिवर्तन जो था वो था आर्य संस्कृति का प्रसार, आर्य संस्कृति का प्रसार सिंधु घाटी या पंजाब से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर गंगा यमुना दोआब में हुआ, गंगा यमुना दोआब में हुआ। उत्तर वैदिक ग्रंथों में, उत्तर वैदिक ग्रंथों में आर्यों की पूर्वी सीमा आर्यों की, आर्यों के बसने की पूर्वी सीमा सदा नीरा नदी, सदा नीरा नदी को बताया गया है, बताया गया है जो बिहार की गंडक नदी है। गंडक नदी वर्तमान में गंडक नदी है। तो एक तो आर्य संस्कृति का प्रसार पूर्व की ओर हो गया, आर्यन कल्चर का एक्सपेंशन हुआ ईस्टवर्ड, और ये गंगा यमुना दोआब रीजन में आ गए अब। और उत्तर वैदिक ग्रंथ यानी जो बाद के वेद और अन्य वैदिक ग्रंथ लिखे गए उसमें ऐसा जिक्र आता है कि ये लोग सदानीरा नदी तक पहुंच गए थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, अब जन पर शासन करने वाला राजा, शासन करने वाला राजा एक बड़े भूभाग, एक बड़े भूभाग पर शासन करने लगा। शासन करने लगा और इस प्रकार
जन से जनपद का उदय हुआ। यानी पहले राजा जन पर शासन करता था और अब वो जनपद पर शासन करने लगा। जन की जगह पर जनपद आ गए, बड़े भूभाग पर शासन करने लगा जिसे जनपद कहा गया। तो पहले जन पर शासन था और ऋग्वेद में 5 जनों के जिक्र की बात मैंने की थी जिसे पंचजन ने कहा गया था। अब आप देखेंगे बड़े बड़े क्षेत्रों पर राजा शासन करने लगे, वही कहलाया जनपद। तो एक तो यह परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन देखिए, राजा स्थायी सेना रखने लगा। स्थायी सेना रखने लगा और नियमित रूप से कर वसूला जाने लगा। नियमित रूप से प्रजा से कर वसूला जाने लगा। प्रजा से कर वसूला जाने लगा। वसूला जाने लगा। यानी आपने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल का राजा स्थायी सेना नहीं रखता था, कबीलाई समाज था और कबीलाई सरदार होते थे, योद्धाओं को अपना सरदार चुनते थे, राजा चुनते थे। लेकिन अब यहां पर स्थायी सेना भी आ गई। अब सेना के रख रखाव के लिए संसाधन की जरूरत पड़ी, रिसोर्स चाहिए, पैसा चाहिए। तो पहले सरदार के पास जनता या प्रजा नजराने लाती थी, उपहार। अब उपहार के ऊपर राजा निर्भर नहीं रह गया, क्योंकि उपहार स्वैच्छिक होता, वॉलेंट्री। हम अपनी इच्छा से किसी को गिफ्ट दे, उपहार दे, नजराना दे। अब यहां पर एक अनिवार्य कर की शुरुआत हुई कि आपको यह देना ही पड़ेगा। तो कर की प्रणाली का जन्म हुआ। फिर इसके बाद आप देखेंगे एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू हुआ। राजा का पद वंशानुगत हो गया, हेरिडेटरी, वंशानुगत हो गया और राजतंत्र शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली हो गया। यानी आपने देखा कि पहले जन की जो सभा होती थी, कबीलाई परिषद होती थी, वो राजा के चुनाव में भूमिका निभाती थी। सरदार को चुनने में जनता भी भाग लेती थी। लेकिन अब राजा का बेटा राजा बनने लगा, यानी राजपद वंशानुगत बनने लगा, तो यहीं से एक शक्तिशाली राजतंत्र का उदय शुरू होता। अब एक परिवर्तन और देखिए महत्वपूर्ण है। पशुपालन के स्थान पर कृषि का महत्व बढ़ गया। कृषि का महत्व बढ़ गया। कृषि का महत्व बढ़ गया। यानी ऋग्वैदिक काल में पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण था। आपने ऋग्वेद के कुछ दृष्टांत देखे थे, कुछ एग्जाम्पल देखे थे। उदाहरण की जमीन के लिए झगड़े उतने नहीं होते थे जितना मवेशी के लिए, कैटल्स के लिए वो लड़ते थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे पहले कबीलाई समाज में पशुपालन का ज्यादा महत्व था, एनिमल रेयरिंग। लेकिन अब यहां पर कल्टीवेशन जैसी चीजें प्राइमरी एक्टिविटी बन गई, यानी सबसे महत्वपूर्ण हो गई, और पशुपालन सेकेंडरी हो गया। तो आर्थिक जीवन में भी बदलाव आने लगा। फिर इसके साथ साथ आप यहां पर देखेंगे एक परिवर्तन और आया। वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई। जटिल हो गई
वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई, वैश्यों, शूद्रों तथा महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। यानी समाज में पुरोहित या ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित होने लगा। ब्राह्मण धर्म इसीलिए कहलाया। तो उत्तर वैदिक काल में समाज में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई, ब्राह्मण सुपीरियरिटी स्टैब्लिश हो गया और शूद्रों की दशा दयनीय हो गई। वैश्य फिर भी यज्ञ जैसे अनुष्ठान में भाग ले सकते थे, लेकिन शूद्र और महिलाओं को एक समान समझते हुए इन्हें वेदों के अध्ययन से वंचित कर दिया गया और यज्ञ जैसे अनुष्ठानों में शूद्रों को मनाही हो गई। तो यह दिखाता उनकी सामाजिक स्थिति भी कमजोर हो गई। तो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और इसके साथ साथ आप देखेंगे एक और महत्वपूर्ण धार्मिक स्तर पर परिवर्तन था। ऋग्वैदिक देवता इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण आदि का महत्व घट गया और प्रजापति ब्रह्म प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का महत्व बढ़ गया। भगवान शिव का महत्व बढ़ गया। तो ऋग्वैदिक काल में आपने देखा था कि इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे, सबसे अधिक सूक्त इंद्र पर मिलते हैं। फिर इंद्र के बाद अग्नि, सोम जैसे देवता महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब उनका महत्व कमजोर पड़ गया और यहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसी संकल्पना आ गई। इसके साथ साथ यज्ञ जैसे कर्मकांड, यज्ञ जैसे अनुष्ठान का महत्व बढ़ गया। रिचुअल्स, यज्ञ जैसे अनुष्ठान का महत्व बढ़ गया और यज्ञ में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी। तो ये चेंजेस थे जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसको मैंने प्रॉपर नोटिंग करवा दी, आप अपने नोटबुक में इस तरह से लिख भी सकते हैं। ये परिवर्तन थे। तो कुछ चीजें कंटिन्यूटी में थी जो स्वरूप बदलकर नए रूप में सामने आ गई। जैसे वर्ण व्यवस्था तब भी थी, वर्ण व्यवस्था अब भी थी, बल्कि वर्ण व्यवस्था तो आज के समाज में भी है, लेकिन स्वरूप परिवर्तन हुआ। यानी ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी, उतनी रिजिड नहीं थी जितनी लेटर वैदिक एज में, उत्तर वैदिक काल में बनी। तो इकोनॉमिकल चेंज आए, सोशल चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आए और इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहां पर जनपद जैसे बड़े राज्यों का निर्माण शुरू हुआ। तो मानचित्र में हमने कुछ जनपद राज्य देखे भी थे, जैसे उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के पास हस्तिनापुर, या एटा में अतरंजी खेड़ा, या दिल्ली का जो पुराना दिल्ली का क्षेत्र है, पुराना किला एरिया। तो इन सब का हमने उदाहरण भी देखा था। तो ये सारी बातें आपने पिछले क्लास में पढ़ी भी। तो ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसी को मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने एक्सपेंशन की बात की है, तो मैं शॉर्ट में इसी को ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। तो पहला पॉइंट, यानी सबसे पहले तो चेंजेस
In later Vedic age. In later Vedic age. Comes in later Vedic age. क्या क्या चेंजेस हुए? तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, आर्यन कल्चर was extended in गंगा यमुना दोआब रीजन. गंगा यमुना दोआब रीजन. दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज आपको क्या एक्सप्लेन किया मैंने, तो आप नोटिस करें, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में तो इसका विस्तार हुआ ही, और इस पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए, वो आप खुद से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं. यानी ईस्टर्न बाउंड्री इनकी बनी सदानीरा रिवर, जिसे अब प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो बिहार में गंडक रिवर के नाम से जानते हैं. उसके बाद अब जन पर शासन करने वाला राजा एक बड़े क्षेत्र पर शासन करने लगा, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चेंज क्या आ गया, नाउ द किंग ruled on a big territorial area called Janpadas. तो वो जनपद पर शासन करने लगा. फिर इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आपने देखा कि राजा स्थायी सेना रखने लगा और नियमित रूप से टैक्स कलेक्ट किया जाने लगा. तो यहां जो अगला चेंजेस है वो है परमानेंट armed forces and regularize of taxation. यानी टैक्स रेगुलराइज हो गए, नियमित रूप से लिए जाने लगे, परमानेंट आर्म फोर्सेस यहां पर बनाई गई. तो एक बड़ा चेंज आपको ये मैंने एक्सप्लेन किया. फिर अगला इंपॉर्टेंट चेंज देखिए क्या बताया आपको, कि राजा का पद वंशानुगत हो गया और राजतंत्र जैसी व्यवस्था आ गई. दैट मीन्स किंगशिप बिकेम hereditary and monarchy become more strong. ये भी एक चेंज आया कि किंगशिप हेरिडेटरी बन गई और मोनार्की और स्ट्रांग हो गई. फिर इसके बाद अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या बताया आपको, तो आपने देखा कि यहां पर पशुपालन की जगह पर कृषि का महत्व बढ़ा. यानी नाउ एग्रीकल्चर was main occupation and rearing of animal was secondary. यानी वो सेकेंडरी बन गया, द्वितीयक स्थान पर आ गया. फिर अगला इंपॉर्टेंट चेंज देखिए, वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई, वैश्य शूद्र और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई. यानी वर्ण सिस्टम
become more complex and decline in social status of Shudra, Vaishya and women. तो ये चेंजेस यहां पर दिखाई देते हैं और इसके साथ साथ आपको मैंने एक रिलीजियस रिचुअल्स में चेंज बताया कि अब अगर आप देखें तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था कि रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस यज्ञ जैसे यानी सैक्रिफाइस या जिसे हम यज्ञ कह सकते हैं, ये मोर वेटेज पाने लगे, यानी कि मोर इंपॉर्टेंट हो गए, अधिक महत्वपूर्ण हो गए। तो इन सब बातों को आपने समझा। अब जरा प्रश्न करिए आप, या आपके मस्तिष्क में बात आए कि सर ये चेंजेस आए क्यों, उत्तर वैदिक काल में ये परिवर्तन हुआ क्यों? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, जरा उस पर भी हम लोग एक नोटिंग कर लें और उसी के आधार पर फिर आगे चर्चा बढ़ाएं। तो ऋग वैदिक काल के अंतिम चरण में ऋग वैदिक काल के अंतिम चरण में अर्थात लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों ने एक नई धातु, एक नया मेटल लोहे का प्रयोग शुरू किया। लोहे के आविष्कार से या लोहे की खोज कहिए, लोहे की खोज से आर्यों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया। आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में बड़े बदलाव शुरू हुए। तो जिन बदलावों की हम लोग बात कर रहे हैं उसके पीछे वजह थी लोहा, यानी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोहे का आना। इसीलिए तो आर्य संस्कृत को लौह युगीन संस्कृत कहा जाता है, इसे लौह युगीन संस्कृति नाम दिया गया। अब आप सोचेंगे लोहे से कैसे बदलाव शुरू हुए? तो पहली बात तो लोहा आने के बाद बड़े बड़े जंगलों को काटकर साफ करना आसान हो गया। तो जो गंगा घाटी के घने जंगल थे उनको काटकर इन्होंने साफ किया और उपजाऊ जमीनें थी वहां की, जिसे कृषि जमीन में तब्दील किया, कृषि भूमि में तब्दील किया। तो जहां पहले घने जंगल थे अब वहां खेती करने लायक नई जमीनें आई, और वो इतनी उत्पादक जमीनें थी, इतनी फर्टाइल लैंड थे कि जब उन पर खेती शुरू हुई तो आप देखेंगे कि अनाज का उत्पादन तेजी से बढ़ा, प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, और इसीलिए कृषि का महत्व बढ़ता चला गया।
अब जब अनाज का खूब उत्पादन होने लगा तो व्यापार होने लगा, यानी ट्रेड बढ़ा, व्यापार से आर्थिक समृद्धि बढ़ी। दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र में भी बदलाव आए कि अब यहां पर लकड़ी के फाल की जगह खेतों की जुताई करने के लिए जो लकड़ी के हल इस्तेमाल करते थे, जिसमें पीछे नुकीला सा एक लकड़ी का पार्ट होता था, फाल कहते हैं उसे, वहां लोहे का फाल लगाया गया। तो अगर लोहे के फाल का प्रयोग खेतों की जुताई में आया तो एक तकनीकी परिवर्तन आ गया। अब फसलों की बुआई बहुत अच्छे से होने लगी तो उत्पादन बढ़ा, और दूसरी तरफ आप देखेंगे इसके साथ साथ रोपण फसल तैयार हुई, यानी फसलों की बुआई करना एक तकनीक थी। अब रोपण फसल, जैसे धान की रोपित फसल, उसकी बुआई कर दी, उससे पौध तैयार हुए और जो प्लांट तैयार हुए उसको फिर से रोपाई की गई, प्लांटेशन किया गया, और इससे अनाज का उत्पादन बढ़ा। तो जैसे जैसे आप एक सीक्वेंस में सोचिए कि पहले ये बड़े दूर के क्षेत्रों तक खेती क्यों नहीं कर पाते थे, घने जंगल थे, जंगलों को काटना तांबे या कांसे या पत्थर से उतना संभव नहीं था, तो सिंधु घाटी तक ही सिमट कर रह गए। लेकिन जैसे ही लोहा ये खोजते हैं और लोहे का प्रयोग करना सीखते हैं, जंगलों को काटना आसान हुआ, जंगल कटे तो नई जमीनें निकली, नई जमीनों में खेती शुरू हुई, तकनीकी परिवर्तन हुआ और इससे अनाज खूब पैदा हुआ। अनाज पैदा हुआ तो अब एक बड़ी आबादी का भरण पोषण करना संभव हो गया और इतना अधिशेष पैदा हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ कि लोग अगर गांव से बाहर निकलकर कोई और काम धंधा करें तो उनका भी पेट भरा जा सकता था। यहीं से तो शहरीकरण जन्म लेता, क्योंकि शहरों के लोग प्राथमिक क्रियाएं नहीं करते हैं। हम लोग शहर में रहते हैं तो अनाज ही खाते हैं, लेकिन हम अनाज पैदा करके नहीं खाते हैं। जो किसान खेतों में फसल तैयार करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, उन्हीं किसानों की फसल खरीद कर हम खाते हैं। अब भले हम डायरेक्ट किसान से ना ले, बाजार जाकर ले, लेकिन बाजार में वो अनाज किसानों से ही पहुंचा। तो किसान तो बाजार में अनाज तभी लाएगा जब उसके पास अधिशेष उत्पादन होगा। भाई अगर परिवार के भरण पोषण लायक ही पैदावार है तो बाजार में क्यों बेचेगा? जो चीज आपके पास जरूरत भर की ही है, जरूरत से भी कम है, वो दूसरे को क्यों बेचेंगे? तो जब उनका खुद का पेट भरा, अधिशेष उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन सरप्लस में आ गया, तो बाजार में यहां पर बिक्री शुरू हुई। यहां से बाजार आया, वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह पर अब सिक्कों का प्रचलन आने लगा और धीरे धीरे आप देखेंगे यहां पर राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की कहानी शुरू हुई। तो इसी के बाद यहां पर हम एक अगले युग में आते हैं जिसे हम कहते हैं ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बदलाव दिखाई देने लगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया उसको पहले पूरा कवर कर लेते हैं और फिर इसके बाद यहां पर इसी क्रम में हम लोग अगले लेक्चर में चीजों को समझेंगे। तो ये पहले भी मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में बताया था, फिर एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूं। जनपद की बात करें तो पहले आपने क्या पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में पहले कुल बना, कुल से फिर ग्राम बना, ग्राम से फिर विश्व बना, विश्व से फिर जन बना और अब जन कन्वर्ट हो गए किसमें? जनपद में। तो ये क्षेत्र है, ये कुछ ऐसे समझ सकते हैं कितना है, ग्राम और बड़ा हो गया, विश्व और बड़ा हो गया, तो जन और बड़ा हो गया और जनपद फिर और बड़ा हो गया। ये बड़ा होता चला गया निरंतर। तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ये पहली लाइन ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ये पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मानिए, ये आपके पेपर में आ सकता है। अब यहां पर अगली लाइन लिखी है, जनपद का अर्थ, शाब्दिक अर्थ बताया गया। तो इसमें जो जानकारी दे रहा है इंपॉर्टेंट है, जन के बसने की जगह। तो दो चीजें आपने जानी कि जन जनपद में बदल गए और अभी पीछे मैंने आपको समझाया कैसे बदलाव आया, ये आपने जाना। तो जन के बसने की जगह कुछ महत्वपूर्ण जनपद भी बताए थे, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर कुछ जनपदों का क्षेत्र दिखाया गया, यही महाजनपद बन गए। तो हस्तिनापुर बहुत महत्वपूर्ण जनपद था एक। फिर इसी तरीके से आगे चलकर आप देखेंगे यहां पर अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में, या फिर
जो एटा के पास पड़ता है, और या फिर दिल्ली के किनारे यहां पर जो पुराना किला, ये सब कुछ महत्वपूर्ण जनपद थे। तो हस्तिनापुर इसमें से बहुत लोकप्रिय था, जिसका जिक्र महाभारत में भी हुआ है। फिर आगे पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में मैंने कहा पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए इसने। अब ये लोग, ये भी पता चलता है कि ये लोग झोपड़ियों में, यानी जनपद अभी उस अवस्था में नहीं पहुंचा जो हम लोग आगे भी देखने जा रहे हैं। तो झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी पालते थे, यानी जानवरों को पालते थे, और खेती में चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जनपद के लोगों के जीवन शैली को ये व्यक्त करता है। इनका आर्थिक जनजीवन कैसा था। फिर एक महत्वपूर्ण बात है, चित्रित धूसर पात्रों का प्रयोग होने लगा। यानी इसमें आप देखेंगे थालियां और कटोरियां ऐसी मिली हैं, ऐसे पात्र मिले हैं जिनके पतली सतह बहुत सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो इनका प्रयोग क्या था, ये जो लिखा है ये लाइन, ये भी परीक्षा के लिए अहम है। इनकी विशिष्टताएं बता रहा है कि ये थोड़े से सुंदर पात्र हैं, पतली सतह के हैं, चिकने हैं, और इन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा जा रहा है। इस पर चित्रकारी दिख रही है आपको। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। तो मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड अभी भी बनते थे जो धूसर और लाल रंग के होते थे, लेकिन कुछ विशिष्ट प्रकार के बर्तन भी मिले हैं। जैसे आज भी आप घरों में देखते हैं कि चीनी मिट्टी के पात्रों का प्रयोग, या बोन चाइना के जो आप देखते हैं प्लेट्स होती हैं चमकदार चिकनी सतह वाली, वैसे ही कुछ यहां पर ये चीजें आप कह सकते हैं। तो जो कुछ विशेष प्रकार के ये बर्तन मिले हैं, इन्हीं को नाम दिया गया चित्रित धूसर पात्र। तो इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी, इसलिए इन्हें चित्रित कहा जा रहा है। और इन पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में चित्रकारी मिलती है। तो चित्रकारी में किस तरह की ज्यादातर चित्र मिलते हैं, ज्यामितीय आकृतियां मिलती। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इसी पर आधारित आप यहां पर अब महाजनपद का इतिहास देखेंगे। ठीक है, तो जरा अब महाजनपदों पर बात करते हैं। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। यानी ये जो 2500 साल पहले जनपद बहुत महत्वपूर्ण बने, इन्हीं को क्या कहा गया, महाजनपद। जैसे कह रहा मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। तो यहां एक बहुत अहम जानकारी आपको बता दूं कि बौद्ध और जैन ग्रंथ जो उस समय के हैं, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, कुछ ऐसे बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं जिसमें इन महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई कि 16 महाजनपद थे, जिसमें से कुछ प्रमुख महाजनपदों के बारे में हम लोग आगे बात भी करेंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध, या ऐसे ही एक महाजनपद था अंग जो मगध का पड़ोसी था, या ऐसे ही एक था कौशल, उत्तर प्रदेश के, आज के उत्तर प्रदेश इलाके में, या जैसे एक महाजनपद था अवंती, आज के मध्य प्रदेश के रीजन में। तो ये कुछ शक्तिशाली राजतंत्र थे उस समय के महाजनपदों में, पावरफुल मोनार्क थे ये, जिन पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हीं को नाम दिया गया महाजनपद, यानी जनपद का भी क्षेत्र बड़ा हो गया। जनपद पर शासन करने वाला राजा अब और बड़े भूभाग पर शासन करने लगा। तो महा का मतलब आकार की विशालता से ये बड़े क्षेत्र पर शासन करने वाला राजा। और इसका समय देखिए 2500 साल पहले, यानी लगभग आप कह सकते हैं
500 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। तो इसी को हम कह सकते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी अब हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व की तरफ आ गए। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6th सेंचुरी बीसी में कुछ ऐसे बड़े बड़े जनपद राज्यों का उदय हुआ जिनको महाजनपद कहा जाने लगा। तो महाजनपदों का उदय कब हुआ, एक तो यह प्रश्न है। और महाजनपद किसे कहा गया, बड़े बड़े जनपदों को। और कुछ महाजनपदों को जो दिखाया गया, इनमें से आप देखेंगे कि इनकी कुल संख्या गिनी जाए तो 16। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। तो किले बनाने में लकड़ी का प्रयोग, ईंट का प्रयोग, पत्थर का प्रयोग, तो एक तो राजधानियां बनने लगी और उनकी किलेबंदी की जाने लगी, फोर्टिफिकेशन होने लगा। तो ये लाइन भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि महाजनपदों की एक राजधानी, राजधानियों की किलेबंदी उनकी सुरक्षा के लिए किया जाने लगा। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर, तो एक तो आक्रमण से सुरक्षा, किलेबंदी के पीछे वजह क्या है, आक्रमण से सुरक्षा, सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया गया। तो यहां पर ये जो पॉइंट बताया जा रहा है, किले क्यों बनाए गए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते। तो दूसरा कारण देखिए क्या है, एक तो आक्रमण से बचना यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, दूसरा अपने वैभव, अपने समृद्धि को दिखाना, अपनी ताकत का प्रदर्शन। तो अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करना जरूरी था। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। तो प्रशासनिक दृष्टि से उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो रहा था, यह भी इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती हो। तो किले के निर्माण के कारण की बात कर रहा, अब राजा सेना रखने लगे थे। तो स्थायी सेना आ चुकी थी, इसकी बात हम कर ही चुके। सिपाहियों को नियमित वेतन भी मिलने लगा था, पूरे साल के लिए उन्हें रखा जाता था। और कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था, यानी पंचमार्ड कॉइन्स के रूप में होता था। पंचमार्ड कॉइन्स के रूप में इनको पेमेंट दी जाती थी। तो ये जितनी बातें यहां पर आप देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि महाजनपदों के उदय के पीछे किस तरह से कहानी विकसित हुई कि पहले आर्य संस्कृत में लोहे जैसे धातु का प्रयोग आता है, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग अधिकाधिक होने लगा। अब गंगा यमुना घाटी में कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई, कृषि क्षेत्र में क्रांति आई तो आर्थिक प्रगति आई, आर्थिक प्रगति आई, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई तो राजतंत्र मजबूत होने लगे, राजा ताकतवर होने लगा, उसे टैक्स खूब मिलने लगा, स्थायी सेना रखना आसान हो गया, प्रशासन दुरुस्त करना आसान हो गया, किलेबंदी की योजना बनाई जाने लगी, राजा और शक्तिशाली होता चला गया। यहीं से महाजनपद के उदय की कहानी है। कौशांबी जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले, जो यहां पर आज इलाहाबाद लिखा आप देखते हैं, अब इसी का नाम क्या है, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में इस जिले का नाम बदलकर अब प्रयागराज हो गया। तो इसी के पास एक जगह कौशांबी, जिसमें किले की दीवार मिली है, आप देख सकते हैं। और ये दिखाता है कि किस तरीके से 2500 साल पहले किलेबंदी की योजना होने लगी थी। फिर इसके बाद कर प्रणाली जरा देखिए, कर का नियमित होना, यानी टैक्स की अगर हम बात करें तो टैक्स का रेगुलराइज होना ही इनके लिए एक उपलब्धि थी। अब महाजनपदों के राजा विशाल किले अगर बनवा रहे हैं, बड़ी सेना रख रहे हैं, तो इसके लिए इन्हें प्रचुर संसाधन भी तो चाहिए। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा, अब महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि कारण क्या था कि अब नियमित कर का प्रचलन आया, तो इस कारण से क्योंकि किले बन रहे हैं, सेना रखी जा रही है और कर्मचारियों का
एक बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है तो सबको वेतन देना पड़ेगा, तो प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही उन्हें, इसलिए अब उपहार पर राजा निर्भर नहीं रहेगा। वो रक्षक है अगर कबीले का, समाज का, जन का, जनपद का, तो उसके बदले में वो यहां नजराने पर निर्भर नहीं रहेगा, नियमित कर वसूला जाए। इसीलिए आगे चलकर आप देखेंगे कर वसूलने वाला एक अधिकारी तक आ गया, कर संग्राहक आ गया, जिसको भागदूत कहा गया, भागदूत। तो भागदूत एक ऐसा अधिकारी हो गया जो लोगों से कर वसूलने लगा। अब फसलों पर लगाए गए कर बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। एक बड़ी प्रजा आज भी, जैसे भारत जैसे देश में हमारी एक विशाल आबादी खेती बाड़ी के काम में लगी है, तो उस समय आप कल्पना करिए कि जीविका का मुख्य साधन क्या था, खेती बाड़ी। तो उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाने लगा और इसी को भाग कहा जाता था। फिर कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था, तो कारीगरों को कर देना पड़ता था श्रम करके, जिसे ये चुकाते थे श्रम के रूप में। किसानों को अपनी उपज देनी पड़ती थी, 1/6वां हिस्सा, जिसे भाग कहा जाता था। और पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब ले जाकर के उन्हें देना पड़ता था राजा को। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना, यानी कर क्रय विक्रय पर भी लगता था। जीएसटी तब भी लगती थी, आप कह सकते हैं। तो सेल्फ परचेजिंग पर भी, खरीदने बेचने पर भी टैक्स लगता था, व्यापारियों को भी कर चुकाना पड़ता था। तो पशुपालकों को कर, व्यापारियों को, आखेटकों को भी, जो खाद्य संग्राहक लोग थे, वनवासी थे, उन्हें भी कर देना पड़ता था। और कर के रूप में जंगल से प्राप्त वस्तुएं देते थे, वन उत्पाद देते थे, जैसे लकड़ी मान लीजिए है, या वन्य जीव कोई यहां पर आवश्यकता पड़ी, शिकार करके दे दिया, बाघ की खाल दे आए, मृग की खाल दे आए, या शहद वगैरह जो है पेड़ों में है उसको दे आए, वन उत्पाद देते थे, औषधियां देते थे। तो आखेटक, खाद्य संग्राहक भी वन उत्पाद के रूप में वस्तुएं दे करके कर चुकाते थे। व्यापारी भी सामान खरीदने बेचने पर कर चुकाते थे। और पशुपालक भी, जो पशु उत्पाद थे, दूध, दही, इसको देते थे कर के रूप में। फिर कृषि में परिवर्तन की मैंने बात की कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में परिवर्तन आया। तो कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो चेंजेस आए, इसको पूरा पढ़िएगा आप। एक तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, ये मैंने बताया ही। कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता, इससे फसलों की उपज बढ़ गई। तो परिणाम भी देखिए। और दूसरा परिवर्तन जो यहां बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, प्लांटेशन स्टार्ट किया, यानी खेतों में अब बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। और इस तरह से देखा जाए तो कृषि में क्रांति आने लगी, उत्पादन बहुत अच्छा हो गया, और यहीं से आप देखेंगे हम नगरीकरण की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। तो कुल मिलाकर अब जो आगे आप पढ़ने जा रहे हैं वो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का भारत, 6ठी शताब्दी का भारत, इंडिया इन 6th century BC। तो आज मैंने इसकी एक भूमिका आपको बता दी है। अब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे वो है महाजनपदों का उदय, महाजनपदों का उदय, राइज ऑफ महाजनपदास। तो क्यों महाजनपदों का उदय हुआ? फिर इसके बाद इसी समय आप देखेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण भी हुआ। प्राचीन भारत पर
विदेशी आक्रमण हुआ, इस पर भी मैं बात करूंगा। फॉरेन इन्वेशंस, ऑन एंशिएंट इंडिया, इस पर हम लोग बात करेंगे। और किस तरीके से इन महाजनपदों में मगध का उदय एक साम्राज्य के रूप में हुआ, यानी मगध कैसे एक एम्पायर बना, एक साम्राज्य बना, इसकी कहानी यानी मगधन एम्पायर पर बात करेंगे। मगधन एम्पायर पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं समझा रहा था बच्चों। ये सारी चीजें जो आज डिस्कस की है एक बार दोबारा सामने लाऊंगा, और जो इसका इंग्लिश वर्जन है वो भी नोट्स आपको मिल जाएगा, चिंता मत करिएगा। तो यहां तक की चीजें आज आप पढ़ लेंगे। अगली क्लास में इसी सीक्वेंस में आगे बढ़कर ये अध्याय मैं कंप्लीट करूंगा। तो चलिए, आज जो आप लोगों ने पढ़ा है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। एक तो कि किस तरीके से उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन आए, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, इस पर ध्यान देना है। दूसरा, आपको यह देखना है कि महाजनपद कौन थे और इनकी कुल संख्या कितनी थी। और फिर इसके साथ साथ यहां पर इस समय इन महाजनपदों में मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों बना, यानी मगध का एक साम्राज्य के रूप में कैसे उदय हुआ, इन सब संदर्भों में ही आपको इस अध्याय को पूरा करना। तो जो चेंजेस आए इस पर आज मैंने डिस्कशन किया। जो महाजनपद का कंसेप्ट था कि ये महाजनपद कैसे आए, इस पर थोड़ी सी चर्चा की। और फिर आगे मैं बात करने वाला हूं मगध का राइज एक एम्पायर के रूप में हुआ, तो आखिर मगध एक एम्पायर क्यों बना, इस संदर्भ में हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे। तो चलिए, आज जो पढ़ा इस पर कुछ प्रश्न हल करते हैं, यानी क्विज टाइम है। तो क्विज का पहला प्रश्न है, महाजनपदों का उदय कब हुआ था? नो डाउट इस पर आप तुरंत उत्तर दे सकेंगे। महाजनपदों का उदय कब हुआ था? करीब 1500 साल पहले, या करीब 2500 साल पहले, या करीब 3500 साल पहले, या करीब 4500 साल पहले। तो जब मैंने यहां पर एक टर्म यूज किया है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, यानी जिसको आप इंग्लिश में लिखते हैं 6th सेंचुरी बीसी। तो बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी 21st सेंचुरी एडी चल रही है, बीती नहीं, चल रही है। यानी 2000 साल बीत चुके हैं, उससे आगे हम लोग हैं। हम लोग 21वें 100 वर्ष में चल रहे हैं, जिसमें से 22 साल बीत चुके हैं। यानी कि अगर इसमें मैं ये कहूं कि 78 साल और बीत गए तो 21st सेंचुरी भी कंप्लीट हो जाए। अभी 78 साल बाकी है 21st सेंचुरी को पूरा होने। तो ये कह सकते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी का मतलब कि एडी शुरू होने के 500 साल पहले का जो समय आया उसको हम कहें 600 बीसी के बाद जो समय स्टार्ट हुआ वो पूरा का पूरा 6th सेंचुरी बीसी में आ जाए। तो लगभग 600 से 500 के बीच की जो अवस्था है वो आज से लगभग 2500 साल पहले की बात हुई। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या लिखा है? बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई। किसकी? महाजनपदों की संख्या। तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में बिल्कुल इस तरह का जिक्र आया है कि इनकी संख्या 16 थी, सही लिखा। और महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, यह भी तो अभी हमने पढ़ा। यानी 1 और 2 दोनों सही है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इस तरह से बच्चों आज आपने यहां पर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आज आपने जो यहां पर सीखा है वो है उत्तर वैदिक काल से आगे जब हम बढ़ते हैं तो महाजनपद काल शुरू होता है। तो महाजनपद काल की एक भूमिका आपने देखी, यानी एज ऑफ महाजनपद के बारे में आपने जाना। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग अगली क्लास डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। अगली क्लास में भी आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी हम लोग
अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, जिसके लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको इस अध्याय का समापन दूंगा और इस पर और कुछ चीजें विस्तार से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना एनफ है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।